फ्लाइंग कार्स पर हम इंसान कई सालों से काम कर रहे हैं। कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज में भी आपने फ्लाइंग कार्स को जरूर देखा होगा, लेकिन फिर भी हम इंसान आज अपना कई सारा समय ट्रैफिक और गाड़ियों के बीच में ही बिता देते हैं। जबकि कई सारे थिंक टैंक ऐसा मानना है कि अर्बन कार मोबिलिटी का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी कीमत 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा जा सकती है। कंपनी जैसे कि बोइंग, टोयोटा, एयरबस, उबर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर फोकस कर रही है जो बहुत ही ज्यादा टाइम एफिशिएंट हो और बहुत ही ज्यादा सस्ते में काम कर सके। इसके अलावा ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुकी हैं केवल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग व्हीकल्स को डेवलप करने में। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कहीं से भी किसी कार की तरह नहीं लगती, बल्कि ये किसी बड़े हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन की तरह लगती है। और अगर हम किसी तरह की टाइम एफिशिएंट और अफोर्डेबल फ्लाइंग कार्स बना लेते हैं तो ये पूरी दुनिया को ही बदल सकता है। तो फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से हम इंसान आज तक फ्लाइंग कार्स नहीं बना पाए हैं। मार्केट में हमें आज भी एक भी फ्लाइंग कार्स नहीं दिखती है। और क्या कल को हम इंसान कोई ऐसी कार बना पाएंगे जिसको देखने के बाद ऐसा कहा जा सके कि ये सचमुच फ्लाइंग कार्स है और जो पूरी दुनिया को बदल सके। वेल, अगर इंजीनियर्स की माने तो फ्लाइंग कार बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसी कार बनाना जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत हो, उबड़ खाबड़ रोड में भी आसानी से चल सके और किसी तरह के एक्सीडेंट को भी बर्दाश्त कर सके। दूसरी तरफ उसे बहुत ही ज्यादा हल्का होना चाहिए ताकि वे हवा में भी आसानी से चल सके और किसी तरह के एक्सीडेंट को भी आसानी से झेल सके। ज्यादातर इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसे सॉल्व करना कहीं से भी आसान नहीं है। किसी भी तरह की गाड़ी में मौजूद मशीन को हटाना या फिर छोटा करना गाड़ी की इफिशियंसी को घटा सकता है। इसकी वजह से उसे हवा में चलने में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उसकी बैटरी लाइफ या फ्लाइंग टाइम कम हो सकता है। गाड़ी का वजन और इफिशियंसी जितना ज्यादा हम घटाएंगे उतनी ही ज्यादा क्वालिटी कम होती जाएगी किसी कार की। और कई सारे इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि हम कार्स और प्लेन्स को अलग अलग रखें, जिसका जो काम है उसको वही करने दें। लेकिन अगर हम एक पल को मान लेते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की सारी प्रॉब्लम्स को पार कर चुके हैं, फ्लाइंग कार्स बना भी लेते हैं, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास उस लेवल की क्वालिटी रोड है जिसमें हम फ्लाइंग कार्स को लैंड करा सके या फिर फ्लाइंग कार्स को चला सके। कार्स को लैंड कराने के लिए हमें एक हाई क्वालिटी रोड की जरूरत होगी, एक ऐसी रोड जिसमें आसानी से किसी भी प्लेन की लैंडिंग हो जाए और ठीक ऐसी ही रोड पर हम इंसान कार्स को भी लैंड कर सके। ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब हम गांव की रोड के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर कभी रोड ही ना पहुंची हो, वहां पर भला हम फ्लाइंग कार्स को लैंड कैसे कराएंगे। और पहाड़ी इलाकों में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और ऐसी रोड बना पाना जहाँ पर हम कार्स को लैंड करा सके वे सरकार के लिए कहीं से भी अफोर्डेबल नहीं होने वाला है। सभी मौसम में अच्छे तरीके से काम करने वाली रोड में कार आसानी से लैंड कर सके वे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए हम एक ऐसी कार को इमेजिन कर रहे हैं जो कि टेक ऑफ करते समय अपने विंग्स को खोले और लैंड करते साथ ही अपने विंग्स को बंद कर ले। हम इंसान 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही एरोप्लेन पर काम कर रहे थे। 1917 में पहली बार कुर्टिस ऑटो प्लेन ने पैन अमेरिकन एरोनॉटिक एक्सपोजिशन में दुनिया के सामने पहली फ्लाइंग कार्स रखी। इस कार में एक फ्यूजलेस दिया गया था जिसको समय आने पर हटाया जा सकता था और विंग्स और टेल को रिप्लेस किया जा सकता था और जो बिल्कुल एक कार और प्लेन का हाइब्रिड लग रही थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ तब दुनिया को समझ में आ चुका था कि मिलिट्री प्लेन की कई ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्लाइंग कार्स के कंपैरिजन में। तो लोगों ने अपना फोकस फ्लाइंग कार से हटाकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स पर लगा दिया और ऐसे में जो फ्लाइंग कार्स बनी भी थी उनको लोग भूल गए। लेकिन 1940 में लोगों का एक बार फिर से इंटरेस्ट फ्लाइंग कार्स की तरफ जागा। अब रॉबर्ट फ्लून ने दुनिया के सामने एक एयरफियन नाम की कार रखी जिसमें कुछ पार्ट्स एरोप्लेन के थे और कुछ पार्ट्स कार के रहते थे। प्लेन के लैंड करते ही प्लेन के पार्ट को हटा दिया जाता था और जब हमें प्लेन की जरूरत रहती थी तो उसमें प्लेन के पार्ट को अटैच कर दिया जाता था, जिसकी वजह से हम समय आने पर प्लेन के पार्ट को हटा सकते थे और जब ड्राइवर का मन करता था तब वे प्लेन की कार को वापस से अटैच कर सकता था। 3 साल बाद रॉबर्ट फ्लून की एयरफियन को अमेरिका की सरकार की तरफ से लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन एयरफियन कहीं से भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर पाई और ना ही ये कभी भी मार्केट में लॉन्च हुई। 1970 में फोर्ड कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वे भी फ्लाइंग कार्स पर काम करेंगे। उन्होंने बाकायदा एक कम्युनिटी गठित कर दी जिसका काम था कि फ्लाइंग कार्स के मार्केट को समझना और फ्लाइंग कार्स पर काम करना। लेकिन जैसे ही ये बात दुनिया के सामने आई तब कई सारे इंजीनियर्स और लॉ मेकर्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल फोर्ड कंपनी का ऐसा मानना था कि वे एक साल में 25,000 तक फ्लाइंग कार्स बेच सकती है। ऐसे में कई सारे इंजीनियर्स और लॉ मेकर्स को इस बात का डर था कि उनकी प्राइवेसी और उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या होगा और पब्लिक की सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू बनकर सामने आई। और जब ये बात अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुंची तब वे ये सोचकर हैरान थे कि अगर हम हर साल 25,000 फ्लाइंग कार्स के लाइसेंस बांटेंगे तो फिर हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स घट सकते हैं। और उन्होंने फोर्ड कंपनी से बात कर इस फ्लाइंग कार के आइडिया को तुरंत बंद करने को कहा। हालांकि फोर्ड कंपनी को यह समझ में आ चुका था कि गवर्नमेंट के ऑर्डर और पर्याप्त टेक्नोलॉजी न होने की वजह से फ्लाइंग कार्स को अभी के लिए टालना ही सही रहेगा, इसलिए फोर्ड ने फ्लाइंग कार्स के आइडिया को ड्रॉप कर दिया और फिर से एक बार फ्लाइंग कार्स का सपना सपना ही रह गया। लेकिन
लेकिन ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। लेकिन आज हम 2022 में जी रहे हैं। आज हमारे पास कई बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है और सरकार से लाइसेंस या परमिशन लेने के लिए भी कई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज तक हम इंसान फ्लाइंग कार्स को मार्केट पर नहीं देख पाए हैं? वेल, अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो हम इंसानों के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि हम एक अफोर्डेबल फ्लाइंग कार्स को बना सके। आज हमारे पास पहले से बेहतर मोटर्स, बेहतर बैटरीज, बेहतर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम, ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी वजह से हम एक अफोर्डेबल फ्लाइंग कार्स बना सकते हैं। आज हमारे पास बेहतर कंप्यूटर्स मौजूद हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मौजूद हैं, हल्के मटेरियल्स मौजूद हैं और एक कई बेहतर क्वालिटी की बैटरीज मौजूद हैं जो कि कई घंटे तक हवा में रह सकती हैं। इन्हीं सब टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम इंसान अगर चाहें तो कमर्शियल स्केल में फ्लाइंग कार्स को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक फ्लाइंग कार की सबसे ज़्यादा पावर लगती है वर्टिकल टेक ऑफ में, लेकिन एक हाई क्वालिटी मोटर की मदद से हम लगने वाले पावर और टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम बैटरी में लगने वाली पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज से करीब 15 साल पहले ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं था और हाल ही में हुए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की मदद से हम इंसान कई सारी फ्लाइंग कार्स के प्रोटोटाइप आसानी से देख सकते हैं। आज कई सारी कंपनीज के पास फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कार मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जब हम कार्स बनाते हैं तो उसका मेन पर्पज होता है फ्रिक्शन के साथ मिलकर टॉर्क को जनरेट करना, जिससे कार आगे बढ़ सके। वहीं एक एयरप्लेन का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट जनरेट करना, जिससे वे हवा में उड़ सके और ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर सके। इसकी वजह से दोनों का ही अलग अलग पर्पज का काम होता है और दोनों को अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। अगर हम कार्स में पंख लगा भी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे एक अच्छी एरोप्लेन बन जाएगी, या फिर अगर हम एक एरोप्लेन में पहिए लगा देते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वे एक अच्छी कार बन जाएंगी। एरोप्लेन और कार का दोनों को अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है और दोनों का अलग अलग काम होता है। इसलिए ज्यादातर कंपनीज का ऐसा मानना है कि दोनों को अलग अलग रखना ही बेहतर होगा। तो फिर क्या हम फ्लाइंग कार्स के आइडिया को ड्रॉप कर चुके हैं? वेल, इसका जवाब होगा नहीं। हम इंसानों ने अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरफ या फिर पैसेंजर ड्रोन्स की तरफ देखना शुरू कर दिया है, जहां फ्लाइंग कार्स को लाइसेंस लेने के लिए रोड अथॉरिटी और एविएशन डिपार्टमेंट दोनों से ही लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। वहीं पर अगर हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि एविएशन डिपार्टमेंट से अकेले ही लाइसेंस लिया जा सकता है, जिससे हमारा टाइम भी बच सकता है और ऐसे में ज्यादातर कंपनीज का फोकस है ड्रोन की तरफ। इसके अलावा उबर, एयरबस जैसी कई सारी कंपनीज का प्लान है कि वे साल 2025 तक पैसेंजर ड्रोन्स को मार्केट पर लॉन्च कर देंगे, लेकिन ये कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। ज्यादा डिस्टेंस के लिए हमें फास्ट चार्जिंग सिस्टम और ज्यादा पावरफुल बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हैं, जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पॉल्यूशन और बैटरीज ही केवल प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आता है। किसी मिलिट्री बेस के ऊपर से उड़ना, किसी मंत्री के घर के ऊपर से उड़ना या फिर किसी इंसान के घर के ऊपर से भी उड़ना इंसान की प्राइवेसी के खिलाफ ही माना जाएगा। और अगर सब कुछ सही भी रहता है तब भी सेफ्टी स्टैंडर्ड से एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो ऐसे में आप मैकेनिक का इंतजार कर सकते हैं और खुद से भी कार बना सकते हैं। लेकिन अगर आप हवा में उड़ रहे हैं और आपके पास एक फ्लाइंग कार्स है और वो अगर हवा में खराब हो जाती है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो कहीं से भी हम इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि किसी तरह का कोई पैसेंजर ड्रोन या फिर फ्लाइंग कार हवा में खराब हो जाए। ये न केवल ड्रोन में बैठे इंसानों के लिए खतरनाक होगा बल्कि जमीन में चल रहे इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इलॉन मस्क जैसे जीनियस लोगों का भी यही मानना है कि हम इंसान अभी भी फ्लाइंग कार्स के लिए तैयार नहीं है। तो भले ही आज हमारे पास टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो, तो भले ही आज हम इंसान कई सारी फ्लाइंग कार्स क्यों ना बना ले, लेकिन फिर भी आज हम इंसान फ्लाइंग कार्स के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उम्मीद यही है कि हम फ्यूचर में जरूर फ्लाइंग कार्स को देख पाएंगे और ये हम इंसानों के लिए अफोर्डेबल भी होगा। लेकिन इसके लिए हमें कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा, ये अभी भी बड़ा सवाल है।